बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 167 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी ने उसे अकब से देखा। उसके लंबे बाल उसके हमवार कंधों पर झूल रहे थे। वो एक मैली सी शलवार कमीज में था। शलवार का एक पाइंचा बेबसी से हवा में झूल रहा था। फिर शानी का सकता टूटा। वो अखबार फेंक कर रुस्तम के पीछे लपकी। रुस्तम, रुस्तम! इसने दूरी से आवाज दी। इसकी आवाज में करब का जहान सिमटा हुआ था। रुस्तम तब तक बस के पिछले दरवाजे में सवार हो चुका था। शानी के पहुंचते पहुंचते बस चल पड़ी। शानी बस के पीछे भागी। साथ साथ वो चिल्ला भी रही थी, रोको, खुदा के लिए रोको। यहां बच्चों का स्कूल था। बस रफ्तार नहीं पकड़ रही थी, लेकिन रुक भी नहीं रही थी। शानी उसके पीछे दौड़ती रही। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। इसकी एक सैंडल तक उतर गई। वो एक ही सैंडल के साथ डगमगाती भाग रही थी। फिर शायद बस की सवारियों में से किसी को तरस आया और थोड़ा आगे जाकर बस रुक गई। शानी भागकर लेडीज दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। वो बुरी तरह खांपी हुई थी। क्या बात है मिस? कंडक्टर ने ताज्जुब से पूछा। कुछ नहीं, मैं अपने एक अजीज को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है? पीछे सवार हुआ है, शानी ने कहा और मर्दाने हिस्से की तरफ बढ़ी जहाँ तिल धरने की जगह ना थी। लोगों ने ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा। शानी मुसाफिरों के दरमियान से रास्ता बनाती पीछे की तरफ गई। इसके अंदाज में इंतहा दर्जे की बेताबी थी। मुसाफिर अतल-इम्कान खत तक सिमट कर इसे रास्ता देने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी इसका आगे बढ़ना दुश्वार था। बस रुकी हुई थी। जल्दी शानी अकबी दरवाजे के पास पहुंच गई। इसे बैसाखी नजर आई। फिर बैसाखी वाले के लंबे बाल नजर आए। फिर वो खुद नजर आया। उसके चेहरे पर चीचक के छोटे छोटे दाग थे। नाक कदरे फूली हुई थी। वो रुस्तम नहीं था। शानी के दिल में जैसे एक जोरदार घूंसा लगा। वो करा कर रह गई। तमाशा देखने के लिए कई एक सवारियां अपनी निशिस्तों से खड़ी हो गई थी। शानी जैसे बेदम होकर खाली निशिस्त पर बैठ गई। दुख, शर्मिंदगी, परेशानी, वो जैसे अपने ही पसीने में डूब गई। कुछ लोग हमदर्दी से इसकी तरफ देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे इसकी ज़हनी हालत पर अफसोस कर रहे हों। शानी अपने दिल ही दिल में पुकार कर बोली, देख लो रुस्तम, मैं क्या से क्या हो गई हूँ। तुमने मुझे क्या कर दिया है? कहाँ खो गए हो? कहाँ? वो सिसक उठी। टांग से माजूर शख्स भी हैरत से शानी की तरफ देख रहा था। फिर एक और शख्स आगे बढ़ा। उसने बड़ी नरमी से शानी के कंधे को छुआ और बोला, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या अब आप नीचे उतरना चाहती हैं? शानी ने इस बात में सर हिलाया। वो शानी के लिए रास्ता बनाता उसे बस से नीचे ले आया। मैंने भी बस यहाँ पास ही उतरना था, वो शाइस्ता लहजे में बोला। शानी को एक सैंडल के साथ चलते देखकर शायद उसे कोफ्त हो रही थी। वह रुक कर इधर उधर देखने लगा। वह एक खासे लंबे कद का दुबला पतला शख्स था। वो शानी को सूरत से भला मानस नजर आया। उसने कुछ सोचकर अपनी चप्पल उतारी और कहने लगा, आप कुछ देर के लिए ये पहन ले। उसकी इसरार पर शानी ने चप्पल पहन ली। एकदम एक नया ख्याल शानी के ज़हन से टकराया और वो बड़े ध्यान से उस शख्स को देखने लगी। वो लंबूतरे चेहरे वाला एक दुबला पतला शख्स था। शानी ने एक बार फिर ध्यान से उसके पाँव की तरफ देखा। डोले की तेज निगाह ने गोरे के बंगले के पास किसी ऐसे ही पाँव की निशानदही की थी, लेकिन ऐसा पाँव किसी एक शख्स का तो नहीं हो सकता था। इस शहर रावलपिंडी में यकीनन दर्जनों अफराद इसी किस्म का गैर मामूली कद और गैर मामूली पाँव रखते होंगे। उस शख्स का उलिया खिलाड़ियों जैसा था। शानी को लगा जैसे वो क्रिकेट का खिलाड़ी है। उसके जूते भी खिलाड़ियों जैसे थे, जिनके नीचे छोटे छोटे कील होते हैं। लगता है कि बड़ी शिद्दत से आपको किसी की तलाश है, उस शख्स ने बड़ी मुलायमत से कहा। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, और ये अंदाजा भी होता है कि वो शख्स आपका बहुत करीबी है। शानी ने इस बात में सर हिलाया। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा। आप कौन हैं? शानी ने सवाल किया। मेरा नाम जुबैर है। यहाँ पिंडी में मेरी खेलों के सामान की शॉप है, जुबैर स्पोर्ट्स के नाम से। किस जगह? सदर में, उस लम ढींग ने कहा। फिर शानी को सरतापा देखते हुए वो बोला, आप खुद को संभालें। इस तरह सड़कों पर किसी के पीछे भागना आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप शक्ल से बहुत समझदार लगती हैं। शानी उसे क्या बताती वो किस कैफियत से गुजर रही है और उसकी सारी समझ बूझ जज्बात के किस तूफानी रेले की जद में है। दिन ब दिन इसका दिमाग मऊफ होता जा रहा है। किसी की जागुसल जुदाई इतनी शिद्दत से इस पर असरअंदाज हो रही है कि इसके सारे उसूल, ज़ाब्ते तितर बितर थे। वो करीब आया था, बहुत करीब आया था, और फिर बिल्कुल अचानक गैर मुतवक्को तौर पर इससे दूर चला गया था। यह अजीब जुदाई थी। कुछ पता नहीं चला था कि वो कहाँ है, किस हाल में है और उसे कब वापस आना है। ढूंढने वाले शानी को बस तसल्लियां ही दे रहे थे।
हाजी एजाज, सब इंस्पेक्टर अख्तर, अजमल खान और आरफ कबवा सब अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे, मगर कामयाबी किसी को नहीं मिली थी। कुछ देर बाद शानी ने उस शख्स को खुदा हाफिज कहा, अखबार के स्टॉल से उर्दू अखबार लिया और वापस घर आ गई। तब तक अजमल खान वापस पहुंच चुका था। उसके चेहरे और हाथ पर चंद एक खराशें थी। ये खराशें इस दींगा मुश्ती का नतीजा थी जो रात को अजमल खान, लकी खान और कुदरत के चेलों में हुई थी। अजमल खान कुछ परेशान नजर आ रहा था। शानी के हाथ में अखबार देखकर वो चील की तरह अखबार पर झपटा। अखबार में कुदरत और उसकी बीवियों के बारे में धुआंधार खबरें देखने के बाद वो कदरे मुतमईन नजर आने लगा। नामे निगारों ने रात वाले वाक़े को खूब मिर्च मिसाले के साथ बयान किया था। एक बड़ी सुर्खी कुछ इस तरह थी, झूठ का पोल खुल गया। हॉस्पिटल में कुदरत की बीवियां ही दाखिल हुई थी। न्यूज फोटोग्राफर से कैमरे छीनने की कोशिश, रिपोर्टरों से आता पाई और फायरिंग, अंधी गोलियां लगने से एक शख्स हलाक, 3 अफराद जख्मी। फोटोग्राफर लकी खान की एफएस गाड़ी का 4 किलोमीटर तक ताकुब किया गया। लकी खान का कैमरा गायब। खबर के मतन में तफसील से दर्ज था कि पीर कुदरत की दोनों बीवियां पुरअसरार जल्दी बीमारी का शिकार हैं। इससे पहले पीर कुदरत और उसके अकीदतमंदों का दावा था कि ये स्किन डिजीज सिर्फ उन्हीं लोगों को लाहक है जो एक मौके पर पीर साहब के साथ गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए थे। इस बीमारी को खास तरीके से स्कैंडलाइज किया जाता रहा है ताकि पीर साहब की मकबूलियत में इजाफा हो। अखबार में एक जगह रात वाले वाक़े की एक तस्वीर भी शाया हुई थी। साफ पता चलता था कि यह तस्वीर बहुत भाग दौड़ में उतारी गई है। इस तस्वीर में चादरपोश औरत की पुश्त दिखाई देती थी और वो गाड़ी नजर आती थी जिसमें उसे सवार कराया जा रहा था। इसके अलावा कुदरत और उसके एक मुश्तइल मुरीद का चेहरा था। वो कैमरे के सामने हाथ की ढाल बनाकर फोटोग्राफर को तस्वीर बनाने से मना कर रहा था। उस तस्वीर में 2 अहम चीजें नापैद थी, यानी गाड़ी का नंबर और चादरपोश औरत का चेहरा। अखबार ने तवाज़ुन कायम रखते हुए दूसरे फरीक का नुक्ता नजर भी वजाहत से बयान किया था। पीर कुदरत के एक बयान को सुर्खी की शक्ल दी गई। सुर्खी यूं थी, अल्लाह मेरे मुखालिफिन को हिदायत दे, वो अच्छे हथकंडों पर उतर आए हैं। नीचे लिखा था, बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों की आवाजें बहुत जल्द दम तोड़ जाएंगी, ये लोग काबिल रहम है। मतन में दर्ज था, पीर कुदरत ने रात वाले वाक़े को सरासर ड्रामा करार देते हुए कहा है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो बेपरकी उड़ाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लोग जानते हैं कि उनकी पुष्ट पनाही कौन लोग कर रहे हैं और उनकी अखलाकी हैसियत क्या है। डकैतों और नामी ग्रामी कातलों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस नूरानी तहरीक को कैसे दबा सकते हैं जो सूरज की रोशनी की तरह फैल रही है। कल रात फजल इलाही क्लिनिक के पिछवाड़े पेश आने वाले वाक़े का दिफा करते हुए पीर साहब ने कहा, यह वाक़ई इस काबिल नहीं कि इस पर तबसरा किया जाए। मेरी अलिया को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी और वो इलाज के लिए चंद रोज से मजकूरा क्लिनिक में मौजूद थी। दूसरी अलिया उसकी देखभाल के लिए वहां मौजूद थी। इस बयान में कतई सदाकत नहीं है कि मेरी अलिया खुदा न खासा किसी खास जल्दी बीमारी का शिकार है। हॉस्पिटल में उसकी मेडिकल फाइल मौजूद है और ये फाइल उस झूठ के खिलाफ एक खुला सबूत है। एक सवाल के जवाब में पीर साहब ने कहा, बीमार अलिया को रात के वक्त क्लिनिक के अकबी दरवाजे से निकालने की कोशिश इसलिए की गई कि क्लिनिक के गिर्द शर पसंदों का जम गठा हो गया था। वो मुख्तलिफ अफवाहें फैला रहे थे। नुक्से अमन का खतरा पैदा हो गया था। क्लिनिक इंतजामिया भी परेशान थी। इंतजामिया की ख्वाहिश थी कि सुबह की बजाय रात के वक्त ही डिस्चार्ज शुदा मरीज को क्लिनिक से निकाल दिया जाए। दर हकीकत अलिया को बेहतर हालत के पेश नजर शाम को ही क्लिनिक से फारिग कर दिया गया था। इस खबर के अलावा पीर कुदरत के हक में एक छोटी सी न्यूज मौजूद थी। एक मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत ने बयान दिया था कि कुछ लोग ख्वाब मुख्वाब पीर साहब की शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस शख्स ने बयान दिया था, इसी इत्तला में कोई सदाकत नहीं कि खुदा न खासा पीर साहब की दोनों बीवियां जल्दी बीमारी का शिकार थी और खुफिया तरीके से पिंडी के प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल थी। इस सवाल के जवाब में कि क्लिनिक में दोनों खवातीन की मौजूदगी को छुपाने के लिए पहले झूठ क्यों बोला गया, उस सियासी शख्सियत ने कहा कि ऐसा सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से किया गया था। ये मुतदाद खबरें पढ़ने के बाद अजमल खान का चेहरा तेज से सुर्ख हो गया था। ये एकदम ढीठ और बेगैरत लोग हैं, लोगों की आंखों में मिर्चें डाल रहा है, वो फुनकारा। शानी ने उससे पूछा, न्यूज फोटोग्राफर लकी खान का जिक्र अखबारों में खास तौर से आया है, वो कैसे जख्मी हुआ? अम्मी सारे वाक़े का चशमदीद गवाह है शानी बहन, अजमल खान ने यकीन से कहा। फिर ये सारा वाक़या पूरी जुज़ियात के साथ बयान किया। आखिर में उसने बताया कि लकी खान किस तरह अपना कैमरा चलती गाड़ी से कूड़े के ढेर पर फेंक चुका था। फिर क्या बना उस कैमरे का? शानी ने बेकरारी से पूछा। यही तो गड़बड़ हुई है शानी बहन, कैमरा भी नहीं मिला। अजमल खान ने मुंह लटका कर कहा। तुम खुद ढूंढने गए थे? शानी ने पूछा। जी हाँ,
हम रात को फायरिंग वाले वाक़े के कुछ ही देर बाद वापस उस कूड़ा ड्रम तक पहुंचा था, लेकिन हमारा बदकिस्मती कि हम कूड़े के ढेर तक ना पहुंच सका। वहां पुलिस ने नाका लगा लिया था। 10-15 बंदे की नफरी थी। ये लोग चारों तरफ फैला हुआ था। हर आती जाती गाड़ी को चेक कर रहा था। हमने काफी इंतजार किया, लेकिन आगे जाने का मौका नहीं मिल सका। फजर का अजान से थोड़ी देर पहले पुलिस नाका खत्म हुआ और हम कूड़े के ढेर तक पहुंचा, मगर बहुत अच्छी तरह देखने के बाद भी कैमरा हमको नहीं मिला। हमको लगता है कि सुबह सवेरे कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाला कोई लड़का कैमरा अपने झूले में डाल कर ले गया है। फिर अब क्या करोगे? हमारे लिए वो कैमरा बहुत कीमती हो गया जी। हमको पूरा यकीन है कि उसमें 4-5 फोटो ऐसा जरूर है जो कुदरत का बांडा बीच चौराहे पर फोड़ सकता है। उन तस्वीरों पर कुदरत का दोनों बीबियों का शक्ल बहुत साफ तौर पर नजर आया होगा। उन्हीं तस्वीरों की वजह से कुदरत का हरामी चेला हम दोनों के पीछे लगा था। तुम्हारे ख्याल में अब वो कैमरा किसके पास हो सकता है? हमने पिछले 3-4 घंटे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया जी। हम उन लड़कों से मिला है जो सुबह सवेरे इलाके से कूड़ा इकट्ठा करता है। उनमें से एक ईसाई लड़का शफी भी है। आज सुबह सवेरे वही साइकिल लेकर निकला था। वो मुर्गियों के पर वगैरह जमा करके मार्केट में बेचता है और इसके अलावा वैगन कंडक्टरी भी करता है। हम कच्ची आबादी में उसका घर भी देख आया, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो सका। अभी थोड़ी देर में हम फिर जाएगा। हमको पक्का उम्मीद है कि कैमरा उसी लड़के को मिला है। अगर वो उसके पास है तो 200-400 रुपए लेकर वो हमको वापस कर देगा, लेकिन हो सकता है कि वो उसे मिला ही ना हो। तुम बता रहे थे कि वहां पुलिस वालों ने नाका लगा रखा था। हो सकता है कि उनकी नजर पड़ गई हो। नहीं जी, हमारा दिल गवाही दे रहा है कि कैमरा लड़के को ही मिला है। लड़के की वालदा से हमारा मुलाकात हुआ है। उसकी बातों से पता चलता है कि शफी आज सुबह बहुत जल्दी काम से वापस आ गया था और फिर कमरे में जाकर अपने छोटे भाई से बहुत देर तक खुसर पुसर करता रहा था। नाश्ते के बाद दोनों भाई काम पर चला गया था। वो दोनों कंडक्टरी का काम करता है। ये काम बहुत जल्दी करने वाला है अजमल। बेहतर है कि तुम उसकी माँ से दोबारा मिलो और उससे पूछ लो कि वो कहाँ मिल सकता है। उसकी माँ ने कहा है कि उसे शफी की वैगन का पता नहीं कि वो किस रूट पर चलता है, लेकिन वो कहीं भी हो दोपहर को थोड़ी देर के लिए घर जरूर आएगा। नाश्ता करने के बाद फौरन अजमल खान एक बार फिर कच्ची आबादी की तरफ निकल गया। उसे चांदी के चेहरे पर नजर आने वाली बेकरारी पड़ रही थी और ये बेकरारी बिलावजह नहीं थी। ये बात अजमल भी बड़ी अच्छी तरह जानता था कि जिन तस्वीरों के लिए उसके चहीते दोस्त लकी खान ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है वो कितनी कीमती है। खासतौर से मौजूदा सूरत हाल में उनकी कदरों कीमत कई गुना बढ़ गई थी। यह आबादी नाला लई के पार वाक़ थी, जहाँ नीची छतों वाले कच्चे पक्के मकान तवील कितारों में थे और गलियों में नीम उरियां बच्चे खेल रहे थे। अजमल खान शफी के घर पहुंच गया। उसकी माँ गहरे सांवले रंग की थी और थोड़ी दूर वाक़े एक मुतवस्सित रिहायशी आबादी में घरों का काम काज करती थी। उसका नाम नज़ीरा था। आज इतवार के सबब नज़ीरा की छुट्टी थी। वो अपने घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। अजमल को देखकर वो एक बार फिर चौंक गई। अजमल ने पूछा, हाँ मासी, कुछ पता चला लड़के का? मैंने कहा था ना खान जी, वो दोपहर से पहले नहीं आएगा। अजमल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ बड़े ध्यान से नज़ीरा को देखा। वो निगाह चुराने लगी। अजमल ने उसके सामने चारपाई पर बैठते हुए कहा, मासी, मुझे लगता है कि तू कुछ छुपा रही है। देख, हमको सख्ती पर मजबूर ना कर। अगर कैमरा घर में पड़ा है तो हमको बता दे। अगर पुलिस यहाँ आ गई और उसने खुद कैमरा ढूंढा तो तुम लोगों पर बड़ा मुसीबत आ जाएगा। तुम्हारा इनाम इकराम तो मारा जाएगा ही। 2-4 हज़ार रुपए पल्ले से देकर भी जान नहीं छूटेगा। नज़ीरा का रंग फीका पड़ गया। वो अकलाई, खान जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोली कि कैमरा बम, मेरा मतलब है कि वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। अजमल ने अपने तासरात नरम किए और मोहब्बत से उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, देख नज़ीरा, हम तुमको बरादराना मशवरा दे रहा है। तुम या तुम्हारा बेटा कैमरा बाहर बेचकर 1000-1200 रुपए से ज्यादा हासिल नहीं कर सकोगे। हम तुमको इससे भी ज्यादा इनाम देगा और एकदम नकद। लेकिन अगर कहीं कैमरा इधर उधर हो गया तो तुम पर मुसीबत भी बड़ा सख्त आएगा। नज़ीरा के तासरात बदल गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, खान जी, सच्ची बात यह है कि मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि शफी को कूड़े से काले रंग का एक छोटा सा कैमरा मिला है। उसके एक दोस्त बाले ने मुझे बताया है। बाले ने एक छोटी टेप देकर उससे कैमरा लेना चाहा था, पर शफी ने कहा कि वो 1000 रुपए से कम में नहीं बेचेगा। अजमल को गुस्सा आया। वो समझ गया कि ये सारी बात नज़ीरा को सवेरे ही मालूम थी। अगर वो सवेरे ही सब कुछ बता देती तो शायद अजमल अब तक शफी को ढूंढ भी चुका होता। अब इस बात का शदीद खतरा पैदा हो गया था कि शफी वो कैमरा 1000-1200 रुपए में किसी अनजान शख्स को बेच दे और वो मुंह देखते ही रह जाए। अगले 2-4 मिनट में अजमल ने नज़ीरा नामी उस काली भजंग औरत को अच्छी तरह धमकाया और अच्छी तरह लालच भी दिया।
नतीजा ये हुआ कि वो अजमल के हमरा अपने बेटे को ढूंढने निकल खड़ी हुई। उन्होंने बाले नामी उस लड़के को भी साथ लिया जिसने सुबह सवेरे शफी से कैमरे का मामला पटाने की कोशिश की थी। वो तीनों टैक्सी पर रवाना हुए। इनकी मंजिल अंदरूनी शहर का एक वैगन अड्डा थी। वो अड्डे पर पहुंचे तो 10 बजे का वक्त था। वैगनें एक तवील कितार में खड़ी हुई थी। आगे वाली वैगनों में सवारियां ठूंसी जा रही थी। नजीरा अजमल को लेकर एक चौड़े चकले शख्स के पास पहुंची जिसके इर्द गिर्द चरस की बू फैली हुई थी। यही वो शख्स था जिसके पास शफी कंडक्टरी करता था। उस शख्स की 3-4 वैगनें इसी रूट पर चलती थी। नजीरा ने उस शख्स से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वो रवानी से शफी को माँ बहन की गालियां देने लगा और उसने बताया कि वो आज काम पर नहीं पहुंचा। नजीरा कान लपेटकर वापस टैक्सी की तरफ बढ़ी। उसने अजमल को बताया कि आज शफी ने वैगन से छुट्टी की है। वो यकीनन गेंद पकड़ने गया होगा। गेंद पकड़ने? अजमल ने हैरानी से कहा, यह क्या काम है? यहाँ क्लब में लोग गेंद खेलने आते हैं। कभी कभी एतवार के रोज शफी वहां चला जाता है गेंद पकड़ने के लिए। अजमल की समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत क्या कह रही है। शायद वो टेंस वगैरह का जिक्र कर रही थी। क्लब कहाँ है? अजमल ने उखड़े लहजे में पूछा। नजीरा ने उसे एड्रेस बताया। वो तीनों एक बार फिर टैक्सी पर क्लब की तरफ रवाना हुए। एक पोश इलाके में बड़ी सड़क के किनारे ये एक सरसब्ज ग्राउंड था। यहाँ इंडोर टेनिस खेलने का इंतजाम था। 3-4 शानदार गाड़ियां पार्किंग में मौजूद थी। 2 लेडीज अपने उस्ताद के साथ खेल की प्रैक्टिस कर रही थी। दूर चले जाने वाली गेंद को पकड़ने के लिए यहाँ 1-2 गरीब सूरत लड़के मौजूद थे। नजीरा को अपना लड़का शफी कहीं नजर नहीं आया। उसने बेकरारी से दाएं बाएं देखा, फिर उसने उसे ढूंढ लिया। वो एक कैंटीन के पास कुर्सी पर बैठा बड़ी शान से कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। वो 18-19 साल का सांवला लड़का था। बाल घुंघरियाले और लिबास मामूली था। अपनी मां को देखकर वो हैरान हुआ और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हो शफी, कैमरा की तरह। नजीरा ने उसके पास पहुंचते ही तेज सरगोशी की। शफी का चेहरा मुतगय्यर हो गया। उसने डरे डरे अंदाज में बारोब अजमल खान को देखा और अकलाया, कौन सा कैमरा ही? नजीरा ने दांत पीसे, बकवास ना कर, कैमरे का बता की तरह। वो तो मैंने दे दिया छोटे साहब को। कौन छोटे साहब? नजीरा ने फिर तेज सरगोशी की। वही शाहनवाज साहब है जो यहाँ खेलने आते हैं, मलकानी बेगम के बेटे। उन्होंने मेरे हाथ में देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने मांग लिया, मैंने दे दिया। मैंने सोचा मेरे किस काम का है। दे दिया या बेच दिया? अजमल ने तड़क कर पूछा। नहीं जी, बेचा नहीं। शफी के लहजे में लड़खड़ाहट थी। नजीरा उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गई और कुछ देर वसीले अंदाज में खुसर पुसर करती रही। फिर वो अजमल के पास आई और खिसियाने लहजे में बोली, खां जी, हमने आने में थोड़ी सी देर कर दी है। शाहनवाज नाम के उस बाबूजी ने शफी से वो कैमरा ले लिया है। ये 1000 रुपया दिया है शफी को। इसमें से 50-60 रुपए इसने खर्च कर दिए हैं। नजीरा ने चंद मुड़े तुड़े नोट कांपते हाथों से अजमल की तरफ बढ़ाए। अजमल गुस्से में सुर्ख हो गया। शायद आज का दिन ही अच्छा नहीं था। बहरहाल ये भी गनीमत था कि कैमरा किसी अनजान खरीदार के पास नहीं पहुंचा था। वो नोटों की तरफ तवज्जो दिए बगैर फुनकारा, अब खैर से वो छोटा साहब कहाँ मिलेगा हमको? नजीरा एक बार फिर शफी की तरफ मुतवज्जो हो गई। वो अब खासा घबराया दिखाई देता था। अजमल को वो ज्यादा चालाक लड़का दिखाई नहीं दिया। इस जदीद कैमरे की कीमत बाजार में 14-15 हजार से कम न थी। वो थोड़ी सी कोशिश करता तो इसके बदले 5-6 हजार हासिल कर सकता था। माँ बेटा 3-4 मिनट तक डरे डरे अंदाज में खुसर पुसर करते रहे। फिर नजीरा अजमल के पास आई। खां जी, शफी का इसमें कोई कसूर नहीं है जी। अगर हम थोड़ी देर पहले यहाँ आ जाते तो उसने हाथ जोड़कर कैमरा आपको दे देना था जी। अब वो कह रहा है कि वो आपको अपने साथ मलकानी बेगम की कोठी पर ले जाता है। अगर छोटा साहब अभी घर पर ही हुआ तो हो सकता है कि कैमरा भी आपको मिल जाए, नहीं तो शाम को तो जरूर मिल जाएगा। नहीं, वो अभी मिलना चाहिए। अजमल ने सरसराते लहजे में कहा। बेटे को साथ लो और अभी चलो हमारे साथ। सांवले रंग के दुबले पतले और किसी हद तक बदबूदार शफी के साथ वो फिर टैक्सी कार में आ बैठे। शफी की निगाहें एक मुजरिम की तरह झुकी हुई थी। चंद भरी सड़कों से गुजरकर वो एक निस्बतन कुशादा इलाके में दाखिल हुए और फिर एक शानदार रिहायशी आबादी में आ गए। रास्ते में शफी ने अजमल को बताया कि छोटे साहब ने आज कहीं पिकनिक पर जाना था, इसलिए वो टेंस खेल कर जल्दी वापस चला गया है। 2-3 किनाल की शानदार कोठी के सामने पहुंचकर टैक्सी रुकी। शफी ने टैक्सी को मेन गेट से कुछ फासले पर ही रुकवाया था। वो कुछ डरा डरा नजर आने लगा, जैसे अजमल खान को यहाँ छोटे साहब की रिहायशगाह पर लाकर उसने कोई गलत काम कर दिया है। अजमल खान खुद टैक्सी से उतरा और कोठी के वसी और इस गेट की तरफ बढ़ने का इरादा कर ही रहा था कि एक शानदार जैगवार लिश्कारे मारती मेन गेट पर पहुंची। इस कार को गंदमी रंगत वाली एक कट्टी कट्टी बारोब औरत चला रही थी। उसके बाल ज्यादा बड़े नहीं थे और उसने दुपट्टा किसी मफलर की तरह गले में डाल रखा था। औरत की उम्र 45 साल के लगभग थी।
गाड़ी के अंदर से शफी ने दबी आवाज में कहा, यही मलकानी जी हैं। गेट पर मौजूद 2 पहरेदार बिल्कुल अटेंशन नजर आने लगे थे। दोनों ने जल्दी से गेट खोला। शानदार गाड़ी जैसे सड़क पर तैरती हुई अंदर चली गई। ड्राइवे पर 10-15 मिनट आगे जाकर गाड़ी रुक गई। यहाँ एक नौजवान लड़की मौजूद थी। वो कबूल सूरत थी और शक्ल से खादमा हरगिज़ नजर नहीं आती थी। उसने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। फटी कट्टी दराज कद मलकानी बेगम बाहर आई। उसने तुर्श लहजे में लड़की से कुछ कहा जिसे उसने सर झुकाकर सुना। फिर वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। उसने गाड़ी को ड्राइव करके करीबी गैराजों में से एक गैराज में पहुंचा दिया और मलकानी बेगम के पीछे कोठी में चली गई। अजमल खान को देखकर एक मुसल्ला पहरेदार इसके नजदीक आया। जी खान जी, किससे मिलना है? छोटे साहब शाहनवाज से। पर वो तो कहीं जा रहे हैं, उनसे टाइम लिया था आपने? टाइम तो नहीं लिया, लेकिन मिलना जरूरी है। क्या काम है? इस मर्तबा उसने जरा तलख लहजे में पूछा। काम हम उन्हीं को बताएगा। इससे पहले कि गार्ड ज्यादा सख्त लहजे में अजमल से बात करता, 2-3 गाड़ियां कोठी के अंदर से निकलकर गेट की तरफ बढ़ी। उनमें एक खुली छत की स्पोर्ट कार थी, एक स्टेशन वैन और एक जीप थी। तीनों गाड़ियों में खुशबाश लड़के लड़कियां भरे हुए थे। स्पोर्ट कार में बुलंद आवाज से म्यूजिक बज रहा था। इतला दुरुस्त थी, छोटा साहब और उसके कजन वगैरह शायद पिकनिक पर जा रहे थे। गार्ड ने अजमल को धकेल कर पीछे हटाया और जल्दी से मेन गेट खोल दिया। स्पोर्ट कार में ड्राइविंग सीट पर 18-19 साल का एक गोरा चिट्टा लड़का मौजूद था। उसके गले में सोने की मोटी जंजीर और आंखों पर धूप का कीमती चश्मा था। उसने देख लिया था कि गेट खोलने से पहले गार्ड ने अजमल को धकेला है। उसे कड़े तेवरों से अजमल की तरफ देखा और गार्ड से कुछ पूछा। जब गार्ड लड़के से बात कर रहा था, अजमल उन दोनों के करीब पहुंच गया। इसे अंदाजा लगा लिया कि सुर्ख स्पोर्ट कार में मौजूद यही लड़का शाहनवाज है। क्या काम है तुम्हें मुझसे? लड़के ने गाड़ी में बैठे बैठे अजमल से पूछा। उसके साथ गाड़ी में मौजूद एक लड़की और 2 लड़के भी ताज्जुब से अजमल की तरफ देख रहे थे। अजमल ने कहा, छोटे साहब, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता है। अगर आप हमको सिर्फ 2 मिनट का वक्त दें तो आपका बहुत मेहरबानी होगा। जो कहना है कह दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो चिल्लाए हुए अंदाज में बोला। अजमल ने फिर दरख्वास्त की तो लड़का बहुत एहसान करते हुए गाड़ी से बाहर आ गया। हाँ कहो, क्या कहना है? दरअसल हम आपसे उस कैमरे की बात करना चाहता है जो आज सवेरे गेंद पकड़ने वाले लड़के शफी ने आपको दिया है। क्या मतलब? कौन सा कैमरा? शाहनवाज जरा बिगड़ गया। अजमल ने कहा, आप बड़ा लोग हैं साहिब, आपके लिए वो मामूली चीज है, लेकिन हमारे लिए नहीं। वो हमारे भाई ने चंद दिन पहले हमारे लिए इंग्लैंड से भिजवाया था। कल रात मोटरसाइकिल पर जाते हुए वो हमसे गिर गया। इस ईसाई लड़के के हाथ लगा और इसने आप तक पहुंचा दिया। देखो खान, मैं ना तुमको जानता हूं और ना किसी ईसाई लड़के को। अपना वक्त जाया ना करो और ना मेरा। शाहनवाज के लहजे में खुदसरी और बददियांती की बू आ रही थी। वो लड़का हमारे साथ ही आया है छोटे साहब। वो आपसे डर रहा था इसलिए वहां टैक्सी में बैठा है। उसने हमको वही बताया जो हम आपसे बोल रहा है। शाहनवाज ने जरा ध्यान से दूर खड़ी टैक्सी की तरफ देखा और उसमें दुबकर बैठे हुए सामने शफी को पहचान लिया। शफी को पहचानने के थोड़ी देर तक उसके चेहरे पर तजब्जुब और चिल्लाहट के आसार नजर आए। फिर वो गहरी सांस लेकर और दोनों हाथ अपनी पुश्त पर जमाकर बोला, अच्छा चलो, वो कैमरा मैंने खरीदा है उस लड़के से। अब तुम क्या चाहते हो? उस लड़के के लहजे में तपश थी। वो हमारा कैमरा है। अगर तुम कहो तो हम तुमको रसीद दिखा सकता है। तुमने जितना रुपया उस लड़के शफी को दिया है वो हम वापस करा देता है। आपका मेहरबानी होगा वो कैमरा हमको वापस कर दे। देखो खान, बात यह है कि वो कैमरा मैंने पैसे देकर लिया है और अब वो मेरा है। मैं उसको बेचना चाहूं या ना बेचना चाहूं या कितने में बेचना चाहूं, ये मेरी मर्जी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कैमरा ईसाई लड़के ही ने मुझे दिया है। शोला मिजाज अमीर ज़ादे के लहजे में फड्डेबाजी का रंग ढंग मौजूद था। उसके दोस्त और कजन वगैरह कुछ फासले पर मौजूद थे। गूंद तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन वो बड़ी तवज्जो से इन दोनों को देख रहे थे। वो सब भी शाहनवाज की तरह इस बात पर चिल्लाए हुए थे कि खान ने उन्हें रोककर उनका रास्ता खोटा किया है। अजमल खान ने कहा, छोटे भाई, हम तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। तुम बड़ा लोग है, तुमसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम बस हम पर मेहरबानी करके कैमरा दे दो और अगर कोई जुर्माना वुर्माना है तो चाहे वो ले लो। चलो दो फिर जुर्माना। शाहनवाज ने खुश्क लहजे में कहा। हाँ जी बता दो। अजमल जरा तवक्कुफ से बोला। 20,000 में दूंगा। 20,000? इतनी कीमत तो बाजार में भी नहीं है उसकी। अजमल ने हैरत से कहा। मैंने कहा है ना, मेरी चीज है, जितने में चाहूंगा बेचूंगा। वो उखड़े लहजे में बोला। देखो भाई, बात यह है कि तुमने, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। लड़के ने दुरुस्ती से अजमल की बात काटी। और ज्यादा बहस करोगे तो कीमत बढ़ा दूंगा। अजमल सटपटा गया। तामिस ने खुद पर काबू रखा और बोला, चलो ऐसा करो, हम खुद सर अमीर ज़ादे ने एक बार फिर तेजी से उसकी बात काटी।
अब 30,000 में दूंगा। अजमल गड़बड़ा कर रह गया, फिर संभल कर बोला, यार तुम ख्वाह बुखा झगड़ा पैदा कर रहा है, अब 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। शाहनवाज भड़कता चला जा रहा था, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। किस बात का 50,000? अजमल भी तंग कर बोला, अब 1 लाख और मजीद बकवास करोगे तो 1 का 2 लाख हो जाएगा। शाहनवाज का लहजा अटल और खतरनाक था। उसके कजन और दोस्त करीब आकर दिलचस्पी से यह तमाशा देखने लगे थे। अजमल के आसाब तन गए, वो काफी बर्दाश्त कर चुका था। इसके अंदर का जंगजू पठान अपनी तमाम तर खतरनाकी समेत अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया था। हम पूछता है कि तुमने सीधी हाथों से कैमरा देना है या नहीं, वो गरजा। शाहनवाज का चेहरा अंगारे की तरह हो गया। उसने अपना चश्मा उतारा और खतरनाक लहजे में बोला, ओए तू बोलता किस तरह सुअर की औलाद। उसके साथ उसने अजमल को जोर से धक्का दिया। अजमल लड़खड़ाकर 1-2 कदम पीछे गया। शाहनवाज के 2 कजन इस पर टूट पड़े। अजमल ने घूंसा झुककर बचाया और उसके सीने पर लात रसीद की। वो करीबी दरख्त से टकराया। उसके दूसरे साथी को अजमल ने बड़ी शिद्दत से घुमाकर शाहनवाज पर दे मारा। दोनों लड़खड़ाते हुए स्टेशन वैन की साइड से लगे। इस तसादुम में जोरदार धमाका हुआ। स्टेशन वैन में मौजूद लड़कियां चिल्लाती हुई वैगन से निकली और मेन गेट की तरफ दौड़ पड़ी। इत्तफाकन कोठी के दोनों पहरेदार गैर मुसल्ला थे। उनमें से एक तनुमंद गार्ड ने अजमल को अकब से दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो तो चंद सेकंड ही में शोला जवाला बन गया था। उसे ये कोशिश नाकाम बनाई और सामने से हमला करने वाले दोनों लड़कों पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाकर उन्हें दिन में तारे दिखा दिए। साथ साथ वो ताड़ रहा था, जान से मार देगा हम। अचानक पिछली गाड़ी में से बरामद होने वाले 3-4 लड़कों ने गार्ड के साथ मिलकर अजमल को दबोच लिया। जिस टैक्सी में शफी और इसकी वालदा वगैरह सवार थे, वो सूरत-ए-हाल की संगीनी देखकर रफू चक्कर हो गए थे। जब अजमल ने खुद को गिरा हुआ महसूस किया तो अचानक कमीज के नीचे से अपना भरा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल वाला हाथ फजा में बुलंद करके इसने ऊपर तले 3 फायर किए। धमाकों से फजा लरस गई। फैशनेबल लड़के खवास बागता होकर चारों तरफ भागे। छोटे साहिब यानी शाहनवाज भी उनमें शामिल था। वो सब खौफजदा होकर भागे थे। ताम अंदाज ऐसा ही था जैसे वो कोई भी हथियार वगैरह लेने के लिए दौड़े हों।